हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य में हमने अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ लिया था। और आज हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में, जो एक शक्तिशाली राजा था और एक आखिरी यानी अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए वो काफ़ी कमज़ोर हुए, लेकिन यहीं तक इसका जो साम्राज्य था। इसी के बाद इसका साम्राज्य अशोक का है नष्ट होने लगता है अशोक की मृत्यु के बाद। ठीक है, अशोक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अशोक के बारे में क्या क्या जानते हैं। जो पेपर के हिसाब से है यानी एग्जाम के हिसाब से है, सिर्फ वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अशोक ये 269 ईस्वी में राजगद्दी बैठा था। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके पिता की बात करेंगे तो पिता यानी कि फादर इसके कौन थे, बिंदुसार थे। ठीक है, बिंदुसार। और माता की बात करते हैं यहाँ पर, माता सुभद्रांगी। ठीक है, सुभद्रांगी इसकी माता है। अब देखिए, इसके पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। ठीक है, सुभद्रांगी इसकी माता है और बिंदुसार इसके पिता है। इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था सुसीम। ठीक है, इसको सुसीम की माँ का यहाँ पर था चारुमित्रा नाम। ठीक है, माँ का किसकी, सुसीम की माँ का। तो ये आपको ध्यान रखना है, माँ कौन थी, पिता कौन था। पिता सबको पता हो, बिंदुसार था। अब इसके बाद थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए, इसके अभिलेख हैं, दो अभिलेख हैं इसके, मास की और गुजरात। ठीक है, गुजरात, ये दो इसके अभिलेख हैं। ठीक है, ये अभिलेख है और इसी में इसको अशोक कहा जाता है। ठीक है, अशोक की जानकारी इन दो अभिलेखों में मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पुराणों में याद रखना, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक वर्धन। ठीक है, याद रखना है। पुराणों में क्या कहा जाता है, अशोक वर्धन। अब देखिए, इतनी जानकारी आपको ये रखनी है। राजगद्दी बैठने से पहले ये अवंती का जो राज्यपाल था, अवंती में कार्य करता था। और उसी समय बिंदुसार के समय तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था और उसी विद्रोह को इसने दबाया था अशोक ने। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे ही राजगद्दी में बैठा, इसके 8 साल बाद इसने 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा था। सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कलिंग, कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है, क्योंकि कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और कलिंग के आक्रमण के बाद इसके हृदय में परिवर्तन आता है, क्योंकि कहा जाता है कि कलिंग की ही एक राजकुमारी यानी कि लड़की थी, उससे पसंद करता था। और ना आने पर तो उसने क्या कर दिया, कलिंग पर आक्रमण कर दिया। लेकिन हृदय परिवर्तन इसका इसलिए होता है क्योंकि कलिंग का जो नरसंहार था उसके बाद उसमें जो औरतें थी वो भी युद्ध में आई थी, जिसमें इसने किसी को नहीं देखा, औरतें बच्चे बूढ़े सबको इसने मार दिया था। इसे वही दुख हुआ कि उसने निर्दोष जो औरतें थी, बच्चे थे, उनको देखकर इसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये इसका जो सुसीम था उसका पुत्र था उपगुप्त। और ये उपगुप्त था, इसने इसको क्या दी, दीक्षा दी बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म की क्या दी इसको, दीक्षा। सुसीम का पुत्र था उपगुप्त, ये आपको याद रखना है। और इसी के बाद, ठीक है, परिवर्तन होने के बाद क्या किया अशोक ने, आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए बराबर में अपने जो राज्य था उसके बराबर में, ठीक है, जो बराबर में पहाड़ी थी, बराबर की पहाड़ी, उन पर क्या बनवाया इसने, 4 गुफा बनवाई। 4 गुफा, गुफा कौन कौन सी थी, कर्ज थी, चौपार, सुदामा, ठीक है, और विश्व झोंपड़ी, विश्व झोंपड़ी।
ये अशोक ने बनवाई थी। देखिए बौद्ध धर्म का उपासक हो गया कौन, 261 ईस्वी के बाद, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक। अब अशोक के एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र, और पुत्री थी संघमित्रा। ये ध्यान रखना, संघमित्रा। अशोक ने संघमित्रा और महेश को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब इसी के बाद जब ये प्रचार करने लग गया बौद्ध धर्म का, अपने बौद्ध धर्म का खाली उपासक हो गया, तो इसका जो क्या था, साइड के जो थे उन्होंने विद्रोह करना चालू कर दिया। और मतलब अभी भाई कहते हैं जब कोई आदमी ज़्यादा युद्ध को छोड़ दे, युद्ध का त्याग कर दे, तो क्या करता है, कमजोर लगने लगता है शासन। ठीक है, इसने कहा भेज दिया महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, आपको इतना याद रखना। अब इसके बाद सर जो अशोक है, अशोक की जानकारी यहाँ पर हमको अभिलेखों से मिलती है। ठीक है, अभिलेखों से मिलती है। सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, अभिलेखों, अभिलेखों से इसकी जो हमको जानकारी मिलती है अशोक की। ठीक है, और इन अभिलेखों में किस किस भाषा का प्रयोग किया गया ये देखते हैं। एक है ब्राह्मी भाषा का, ठीक है, खरोष्टी, खरोष्टी इंपोर्टेंट है, खरोष्टी पूछा जाता है। ठीक है, ग्रीक, और यहाँ पर आती है अरमाइक। ठीक है, अरमाइक लिपि, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए ग्रीक जो और अरमाइक जो लिपि है ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में इसके जो अभिलेख हैं वहाँ पर है। और जो खरोष्टी है ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक है, और ब्राह्मी कहाँ पर है, भारत में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत में अभिलेख है, इनकी जानकारी यहाँ मिलती है। अब अभिलेखों को अब 3 हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, याद रखना 3 हिस्सों में। कौन सा, एक था शिलालेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है, और गुहालेख। ये आपको यहाँ रखना 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए जो शिलालेख है इसकी खोज 1750 में हुई थी। और किसने करी थी यहाँ पर, प्रादेटी फेंतर। ठीक है, फेंतलर, प्रादेटी फेंतलर ने यहाँ पर करी थी। और इसकी संख्या कितनी, 14 बताई गई है। संख्या क्या है यहाँ पर, 14 बताई गई। ठीक है, और जो ये अभिलेखों पर जो लिखा गया था उसको पढ़ने में सफलता 1850 ईस्वी में पढ़ने में सफलता मिली थी। ठीक है, पढ़ने में सफलता कब मिली थी, 1850 में मिली थी शिलालेख को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब पढ़ा गया और कब इसे पढ़ने में सफलता मिली, कब खोज करी गई। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट इसके शिलालेख हैं उसमें थोड़ा सा देखते हैं, जान लेते हैं। एक 7वां और 8वां जो शिलालेख है इसमें अशोक के तीर्थ जाने की, तीर्थ के वो लेख है, तीर्थ जाने का, किसका, तीर्थ यात्रा। ठीक है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है, 7 और 8वें शिलालेख में, अभिलेख में। ठीक है, अब इसके बाद एक 13वां आता है, 13वां जो शिलालेख है उसमें इसके कलिंग युद्ध की आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कलिंग, कलिंग युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है, इसी में मिलती है। और इसके हृदय परिवर्तन की जानकारी इसी में मिलती है। ठीक है, हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन और कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है। एक 11वां भी आता है यहाँ पर, 11वां शिलालेख भी आता है, उसमें इसको धम्म कहा गया है। ठीक है, धम्म की व्यवस्था है इसमें, किसी कह रही है, धम्म की व्यवस्था करी है इसने। ठीक है, इसमें 11वें में। ठीक है, 13वें में युद्ध में कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। अभी कहता है पर 14वां से
काफ़ी जो इम्पोर्टेंट ये बता रहा हूँ। 14वां, 14वें में हमको यहाँ पर मिलती है, इसने अशोक ने जनता को क्या किया, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा गया है इसमें, धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए किसको कहा, जनता को, किसने, अशोक ने। ठीक है, अब थोड़ा सा एक जान लेते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। ठीक है, स्तंभ लेख ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं बताएंगे इसको। 7, इसकी संख्या कितनी यहाँ पर 7 बताई गई है स्तंभ लेखों की। और जो खाली ब्राह्मणी जो होती है भाषा उसमें लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन 6 अलग अलग स्थानों पर है। ठीक है, 6 स्थान है अलग अलग। पहला कौन सा आता है यहाँ पर, प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले कहाँ था, कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन अब कहाँ पर है, प्रयागराज में से लाया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा इसे कहा प्रयागराज में लाया गया, पहले कहाँ था, ये कौशाम्बी में था। ठीक है, अब दूसरा आते हैं, दूसरा दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। और ये दिल्ली टोपरा जो है ये फिरोज शाह द्वारा कहाँ लाया गया, दिल्ली में, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में लाया गया। तीसरा आता है यहाँ पर दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। और ये भी जो दिल्ली मेरठ का है, जो पहले मेरठ में था ये स्तंभ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाया गया, दिल्ली में लाया गया, ये आपको रखना। चौथा, चौथी की बात करते हैं यहाँ पर, चौथा है रामपुरवा। ठीक है, रामपुरवा, ये यहाँ पर चंपारण बिहार में। ठीक है, कहाँ पर है, चंपारण बिहार में। और इसकी खोज यहाँ पर 1872 में की थी खोज। ठीक है, कहाँ पर है, रामपुरवा, चंपारण बिहार में। पांचवा आता है यहाँ पर लेरिया अरेराज। ठीक है, लेरिया अरेराज, ये कौन सा, पांचवा, ये भी कहाँ पर है, चंपारण बिहार में है। ठीक है, और छठा कहाँ पर है, छठा भी देखते हैं, लेरिया नंदगढ़। ठीक है, नंदनगढ़, लेरिया नंदनगढ़, ये कहाँ पर, ये भी कहाँ पर, चंपारण बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब कहते हैं कुछ नहीं, अंतिम जो शासक था, अब अंतिम शासक कौन था इसका, ये होगा अशोक के बारे में जानकारी, सिर्फ आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अंतिम शासक के बारे में। अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का। ठीक है, अंतिम शासक इसका था मौर्य वंश का बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ था। अब इसकी 185 BC में बृहद्रथ की क्या कर दी थी, इसके सेनापति ने, सेनापति ने क्या कर दी, हत्या। किसके द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पर इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी, बृहद्रथ की, 185 ईस्वी में, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए, नमस्कार।